आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पूरे देश को लॉकडाउन करने की बात कही। Well, the United Kingdom is now on total lockdown. Spain is due to go into a nationwide lockdown starting Monday. Victoria will be in lockdown within the next 48 hours. जिंदगी लॉकडाउन। लॉकडाउन में जिंदगी की बहुत सी जरूरतों की तरह शिक्षा भी क्लासरूम से बाहर निकलकर ऑनलाइन हो गई। टीचर भी ऑनलाइन हो गया, मगर आधे रास्ते में जाकर उसे पता चला कि ये रास्ता कोई और है। क्लासरूम में जो आमने सामने बैठकर पढ़ाई होती है, लेबोरेटरी में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकता है। फिलहाल तो ऑनलाइन ही सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प है, और यही कुछ छात्रों की समस्या है। कहीं लिंक नहीं खुलती, कहीं लिंक खुलने के बाद में सबमिट की बटन नहीं मिलती। अगर सबमिट का बटन मिलती है तो फॉर्म दोबारा से ब्लैंक होके आ जाता है। नेट की तो इतनी ज्यादा दिक्कत है कि लड़कियों को व्हाट्सएप में मैसेज करने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वह इस ऑनलाइन मोड पे कैसे कंफर्टेबल हो सकती हैं। इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। लॉकडाउन में यूं तो हर आप बीती खुद में एक कहानी है, लेकिन लंदन की सीमा आनंद सचमुच की एक कहानी सुनाने वाली हैं, और वो भी एक गैंगस्टर की प्रेमिका की। तो ये कहानी कहां से शुरू होती है? आज की कहानी शुरू होती है पठान के साथ। पठान ने चिल्लाते हुए अपने खाने से भरी हुई प्लेट ये घुमा के सामने खड़ी औरत के मुंह पर मारी और कहा, ले जा यहाँ से ये गंध, ये खाना नहीं है, गले हुए मच्छर और कीड़े हैं। नमस्कार, जिंदगी लॉकडाउन के आज 8वें अंक के साथ मैं परवेज आलम हाजिर हूँ। दोस्तों, ये अंक 8वां तो है ही, लेकिन अंतिम भी। अंतिम इसलिए कि अब लॉकडाउन का आज 4 मई से स्वरूप बदल रहा है। लाइफ इज मूविंग ऑन एज दे से। जिंदगी ठहरती नहीं। पॉडकास्ट सीरीज जिंदगी लॉकडाउन के पिछले सभी एपिसोड्स में हमने आप ही से सुना कि लॉकडाउन में रहते हुए भी आपकी तरह तरह की सरगर्मियां रही। उनमें एक है घर बैठे ऑनलाइन पर वेबिनार, फेसबुक पर लाइव, इंस्टा लाइव, जूम कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह वगैरह। किसी भी खाते पीते देश में हर व्यक्ति बिना पलक झपकाए आपसे कहेगा डिजिटल इज द फ्यूचर। वहां खरीदारी, इलाज, शिक्षा, जिंदगी और मौत के ज्यादातर फैसले ऑनलाइन हो रहे हैं। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? भारत में भी स्मार्टफोन के आने के बाद सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, तो क्या आप सब इस ऑनलाइन कल्चर से पूरी तरह मुतमईन हैं? शिक्षा के क्षेत्र में एक बहस छिड़ गई है। राजेश झा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी हैं। मार्च के पहले सप्ताह में हमारा मिड टर्म ब्रेक होता है। उसी समय होली का त्योहार भी था, तो बहुत सारे छात्र और शिक्षक अपने अपने घरों को चले गए। और चूंकि ये हफ्ते 10 दिन की ही छुट्टी होती है, तो अपने साथ लैपटॉप भी नहीं लेकर के गए और ना ही यहाँ से किताबें लेकर के गए। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो छात्र और शिक्षक एक दूसरे के टच में थे, और ये हम सब के बीच में विचार चल भी रहा था कि कैसे इस नई परिस्थिति का सामना किया जाए। और जहाँ तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की बात है, टूल टेक्निक्स को यूज़ करने की बात है, तो हम इस लॉकडाउन से पहले भी उनका इस्तेमाल करते थे क्लैरिफाई करने के लिए, उनको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल देना है उसके लिए, या कुछ एक्सप्लेन करना है। लेकिन लॉकडाउन के शुरू होने के बाद इसका इस्तेमाल हमने ज़्यादा शुरू कर दिया। हमारा डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ गया उनको काउंसलिंग करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन इस बीच में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि आप ऑनलाइन मोड को एक पेनिसिया फॉर ऑल इल्स, मतलब ये सारे मर्ज की दवा है और चिराग से निकलेगा ये जिन तो सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, इस तरह से प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। और
उसके लिए एक तरह का सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को फॉर्मेट भी भेजा जाने लगा कि क्या कंप्लायंस हो रहा है। लेकिन हम सबको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्लासरूम में जो आमने सामने बैठकर पढ़ाई होती है, लेबोरेटरी में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकता है। और ये बात कई अध्ययन में रिसर्च के द्वारा भी सामने आई है। ये जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को, ऑनलाइन मोड को MHRD थोप रहा है, पुश कर रहा है, उससे भी हमें लगता है कि इनकी मंशा क्या है, क्योंकि कई सालों से कोशिश जारी है। और इसको अगर आप शिक्षा पर होने वाले खर्च के साथ जोड़ कर देखें तो यूँ लगेगा कि ये कोरोना के कारण नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में कटौती करने के उद्देश्य से ज़्यादा पुश किया जा रहा है। और ये एक चीज़ हमारे ऊपर कोरोना के बाद भी जारी रखा जाएगा। इसका असर शिक्षा के क्षेत्र में जो नए रोजगार के अवसर हैं उसको लेकर के भी कमी आएगी। और साथ साथ जो हमारे एडहॉक साथी सालों से पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आप देखें तो मतलब बिना भारतीय परिस्थिति की वास्तविकताओं को समझे हुए ही इसको बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है और इसको लागू करने की कोशिश हो रही है। अब जैसे सरकारी क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें करीब 60% छात्र ऐसे हैं जो कि SC हैं, ST हैं, OBC हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं और उनकी आर्थिक परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं होती है। कई बच्चे सुदूर क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के हैं या जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर में तो सिर्फ 2G ही अभी अलाउड ही है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं बिहार के एक सुदूर ज़िले मधुबनी ज़िले में जब अपने गांव में जाता हूं तो वहां पे सिर्फ 2G अवेलेबल रहता है। तो इस असमान परिस्थिति में कैसे एक अच्छा ऑनलाइन कंटेंट उन तक पहुंचाएं, कैसे डे टू डे लेक्चर हम उन तक पहुंचाएं, ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। इसके अलावा हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम है। अभी 2-3 साल पहले जो NSO का एक सर्वे हुआ उसमें पता चला कि 3/4 घरों में कंप्यूटर ही नहीं है। और मध्य वर्ग में भी आज की जो परिस्थिति है उसमें काफ़ी चुनौती है। मेरे अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, उनकी 2 बेटियां स्कूल में जा रही हैं, तो एक कंप्यूटर है, तो कैसे उन दोनों के बीच के ऑनलाइन क्लासेस में सामंजस्य किया जाए, इसकी समस्या है। मैं अपने घर में ही देखता हूँ कि हम 2 लोग मिलकर के एक कंप्यूटर पर आश्रित हैं और मेरी बेटी 8th क्लास में है, उसका ऑनलाइन क्लासेस होता है, उसको कुछ असाइनमेंट बना करके देना होता है। मैं अपने बच्चों का क्लास लेता हूँ, उनके लिए कुछ मटेरियल या क्लास के लिए कुछ हमें चीज़ें अपलोड करनी होती है। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी का इशूज है, UN की एजेंसीज़ ने भी इस बात को उठाया है। इस बैकग्राउंड में आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन लाना चाहते हैं तो ये भी छात्रों के लिए न्याय संगत नहीं होगा। इस पे बहुत गहन विचार विमर्श की ज़रूरत है। एक वन साइज फिट ऑल फार्मूला लागू नहीं किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों को अपने छात्रों से बात करके, शिक्षकों से बात करके, एकेडमिक काउंसिल में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इस मुद्दे, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, हायर एजुकेशन की क्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत गंभीर विषय है। और इस पे कोई आनन फानन में निर्णय ना लेकर के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो परिस्थितियों को समझते हैं, उनको निर्णय करने का अधिकार देना चाहिए और मिलजुल करके ही फैसला होना चाहिए। नहीं तो अगर एजेंडा को थोपने की कोशिश होगी तो इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट लंबे समय के लिए हम सब पर आ सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक राजेश झा। एक बात और, राजेश झा का इशारा UGC की नई गाइडलाइंस की तरफ भी है। इस साल भारत के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं कब और कैसे हों, UGC ने अभी हाल ही में इस विषय पर एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पुराने छात्रों के लिए इस साल
एकेडमिक सेशन 1 अगस्त से शुरू होगा और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से, और जो इम्तिहान छूट गए हैं वो जुलाई और अगस्त के बीच संपन्न कराए जाएंगे। अब जो विवादास्पद बात इस गाइडलाइन में कही गई है वो है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में, कि यूनिवर्सिटियां ई कंटेंट, ई लैब, एक्सपेरिमेंट्स बनाएं, क्योंकि मुमकिन है कि 25% सिलेबस ऑनलाइन पूरा होगा। कुछ एग्जाम्स भी ऑनलाइन होंगे और यही बात इस छात्रा को सता रही है। नमस्कार, मैं लक्ष्मी शिवहरे लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी क्लास की क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और हर रोज मुझे अपने सहपाठियों की समस्या का समाधान भी करना होता है। 13 मार्च को हमारे कॉलेज द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि हमारे कॉलेज अब 31 मार्च तक बंद रहेंगे और साथ ही साथ हमारे कॉलेज में अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो इस सूचना को सुनते ही हम सभी लोगों ने अपने अपने घरों की टिकट कराई और अपने अपने घर वापस आ गए। तब हम लोग को लगा था कि ये कोरोना सिर्फ कुछ ही दिनों का है और लॉकडाउन अगर इसी तरह से जैसे केस बढ़ रहे थे तो कभी 10, कभी 100 ऐसे, कभी 20 ऐसे केस बढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से अपनी कॉपी किताबें भी ली थी। पर जब 24 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि अब 25 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, तो हम सभी लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ, क्योंकि हम लोगों के पास में न कॉपी थी, न किताबें थी और न पढ़ने का कोई साधन था। और तब ऑनलाइन क्लासें भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। पर जैसे ही यह सूचना हुई उसके अगले दिन ही हमारे शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू कर दिया। तो बात है 26 मार्च की, जब मेरी एक सहपाठी का मेरे को रात के 8 बजे कॉल आता है और वह फुसकते हुए बोलती है कि बहन, मेरे घर में सिर्फ एक ही एंड्रॉइड फोन है और मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि मैं उस फोन को 1 घंटे लेकर के क्लास लूं, क्योंकि ना ही तो उसमें इतना ज्यादा डाटा होता है और ना ही मेरे घर वाले इतना देर फोन लेके बैठने की परमिशन देंगे। फिर दूसरे दिन एक और लड़की का कॉल आता है और उसकी समस्या यह होती है कि जिस टाइम पे हमारी क्लासेस चल रही होती हैं उसी टाइम पे उस भाई की भी क्लास चलती है और उसके घर में सिर्फ 2 ही फोन हैं, एक उसकी मम्मी का, एक और उसके पापा का। तो पापा अपने काम से फोन लिए रहते हैं, सिर्फ मम्मी का फोन लिए होता है। तो मेरे भाई का उस फोन में पहले ज्यादा हक बनता है। फिर इसी तरह से ना जाने रोज अलग अलग लड़कियों का फोन आता था, उनकी अलग अलग समस्याएं होती थी, पर किसी तरह उन समस्याओं का हमारे टीचरों ने समाधान किया। लेकिन जब हमारे स्कूल कॉलेज द्वारा हम लोगों को यह नोटिस प्राप्त हुई कि हम लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, तो यह परिस्थिति और भी कठिन हो गई, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरफ इशारा कर रहा था। यह ऑनलाइन एग्जामिनेशन कहने और सुनने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, पर जब हम इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो यह बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में ना ही तो अभी इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का प्रचलन है और ना ही तो छात्र उससे इतना ज्यादा परिचित है। अगर हम ऑनलाइन मोड में जाते हैं तो हम अपने उस वर्ग को भूल जाते हैं जिसके पास सिर्फ घर में एक ही कमरा है, जिसके उस कमरे में उसके माता पिता भाई बहन सभी लोग रहेंगे और उस कमरे में उस छात्रा को अकेले फोन लेके एक कोने में बैठ के पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके घर वाले उससे बार बार पूछेंगे कि तुम फोन में लगातार क्या करे जा रही हो। और हमारे घर वाले इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम उनको यह समझा सकें कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसमें आप हमें बार बार डिस्टर्ब ना करें। एक बार अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो वो तो हम लोगों ने किसी तरह भर सकते हैं, पर लेकिन उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं लिंक नहीं खुलती, कहीं लिंक खुलने के बाद में सबमिट की बटन नहीं मिलती, अगर सबमिट का बटन मिलती है तो फॉर्म दोबारा से ब्लैंक होके आ जाता है। बात अगर हम करें हरियाणा, बिहार और नॉर्थ ईस्ट मतलब मणिपुर जैसे इलाकों की, जहाँ पे नेट की तो इतनी ज्यादा दिक्कत है कि लड़कियों को व्हाट्सएप में मैसेज करने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वह इस ऑनलाइन मोड पे कैसे कंफर्टेबल हो सकती हैं। ऑनलाइन एग्जाम देने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि पहले हम एक अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के बच्चों को देखें तो अंग्रेजी टाइपिंग कहीं ना कहीं सरल है, पर हिंदी टाइपिंग उतनी ही कठिन है।
फिर हम देखें एक बार लैपटॉप और मोबाइल फोन। महज मैं दूसरों की क्या बातें करूं, मेरे पास खुद के पास में लैपटॉप नहीं है। मैं एक छोटे से फोन पे निर्भर करती हूं। कहीं उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कहीं वो बंद हो जाता है। और इस ऑनलाइन पे हम कैसे निर्भर हो सकते हैं? समझ लीजिए हमने 3 घंटे का पेपर लिखा और जब हम उस पूरे डॉक्यूमेंट को भेज रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट में 3 की जगह सिर्फ 2 ही पेज आगे गए। तो उसमें अब हम किसी को भी इल्जाम नहीं लगा सकते कि हमने गलत किया या फिर हमारे कॉलेज के द्वारा जिसने चेकिंग की उसने गलत किया। क्योंकि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, अभी 2 से 3 दिन पहले ही हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें यह सूचना दी गई है कि एक कॉलेज डिसाइड करेगा कि वह किस मोड से पेपर लेना चाहता है। वह ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से भी पेपर ले सकता है या फिर वो अपने बच्चों को पिछले वर्ष में उनके जितने अंक प्राप्त हुए हैं उससे 50% और 50% इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स दे सकता है। तो यह एक अच्छा प्रयास होगा, पर उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया होता। तो क्या इतनी ज्यादा जरूरत है कि अभी एग्जामिनेशन लिया जाए? क्या बच्चों को उनके पिछले ईयर के बेसिस पे पास नहीं किया जा सकता? हम आशा करते हैं कि हमारी इस समस्या को यूनिवर्सिटी समझेगी और इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान किया जाएगा जिससे हम किसी भी तरह से किसी के साथ में कुछ गलत ना हो पाए और सभी छात्रों एवं छात्राओं को एक ही समान रखा जाए। धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा लक्ष्मी जो सभी छात्रों के साथ समानता की बात पर जोर दे रही है। ये समानता इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि भारत विषमताओं का देश है। यहाँ जितने लोगों के पास इंटरनेट है उतने ही लोगों तक अभी इंटरनेट नहीं पहुंचा। आधी जनता डिजिटल दुनिया के मजे ले रही है और आधी जनता इस डिजिटल डिवाइड के उस पार खड़ी है। ऐसे में विकसित देशों की हर शिक्षा पद्धति का अनुसरण घातक होगा। यही राजेश झा और लक्ष्मी कह रहे हैं। जिंदगी लॉकडाउन ये पॉडकास्ट सीरीज अब आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं। मेरा नाम है परवेज आलम। जिंदगी लॉकडाउन का ये 8वां और अंतिम अंक है। अब मिलिए लंदन के एक स्टोरी टेलर से। लॉकडाउन में भी ये कहानियां बुन रही हैं और सुना रही हैं। यूं तो हर कहानी अंग्रेजी में सुनाती हैं, लेकिन मैंने दरख्वास्त की कि कुछ नजरे करम हिंदी के श्रोता पर भी हो जाए। तुम मुस्कुराकर मान गई। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा आनंद। मैं कहानीकार हूँ। आई एम अ स्टोरी टेलर, अ मिथोलॉजिस्ट, अ स्कॉलर। मेरी स्पेशलिटी है हमारे प्राचीन भारत के कामशास्त्र और मेरा फोकस है विमेन्स स्टोरीज और विमेन्स नैरेटिव्स। इस लॉकडाउन के टाइम पर हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी की कोशिश यही रही है जहाँ तक हो सके कि लोगों को एंटरटेन करके रखें ताकि मन बहला रहे सबका, क्योंकि जब तक मन ठीक हो सेहत ठीक ही रहेगी। आज आपके मनोरंजन के लिए एक कहानी पेश कर रही हूँ। हमारे एक दोस्त हैं यासिर उस्मान। यासिर एक जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। कुछ देर पहले उनकी मदद से एक सीरीज लिखना शुरू की थी कॉल्ड गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड। ये उसी सीरीज की एक कहानी है। आज के हमारे गैंगस्टर हैं मोहम्मद शकील बाबू मियाँ शेख उर्फ छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन। अब छोटा शकील का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड कौन थी? चलिए आज उनसे भी आपको मिलवा ही देते हैं। आज की कहानी शुरू होती है पठान के साथ। पठान ने चिल्लाते हुए अपने खाने से भरी हुई प्लेट ये घुमा के सामने खड़ी औरत के मुंह पर मारी और कहा, ले जा यहां से ये गंध, ये खाना नहीं है, गले हुए मच्छर और कीड़े हैं। एक्चुअली इस सेंटेंस में 3-4 मोटी मोटी गालियां भी थी जो मैंने एडिट आउट कर दी हैं, वो आप खुद से ही डाल लीजिएगा। सीन है साउथ मुंबई की बाइकुला जेल। औरत जिस पर खाना फेंका गया था वो है वहां की जेलर, और पठान कोई बड़ा सा दाढ़ी वाला अफगानी पहलवान नहीं, बल्कि ये थी रुबीना सिराज सैयद उर्फ हीरोइन उर्फ छोटे शकील की मोटी गर्लफ्रेंड। अब क्या है ना कि बॉलीवुड की वजह से हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप सा पैदा हो गया है। जैसे कोई कहे गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड, सो एक इमेज सा आ जाता है दिमाग में, एक पतली सी लंबी सी लड़की, गोरा रंग, क्योंकि बॉलीवुड में गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड हमेशा फेयर एंड लवली होती है।
है ना? गोरा रंग, छोटे छोटे कपड़े, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में ड्रिंक। रातें उसकी नशे में किसी नाइट क्लब में डांस करती हुई गुजरती हैं, दिन में किसी आलीशान बंगले के स्विमिंग पूल के किनारे बिकिनी पहने बैठी हुई। पर ये तो रही बॉलीवुड की कहानी। असलियत ऐसी नहीं होती। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड होना बहुत मुश्किल काम है, डेंजरस है। भगवान जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन विच गैंगस्टर you're with, हर डॉन की ज़रूरत अलग अलग होती है। तो जहां दाऊद को सुंदर यंग फिल्म स्टार्स का शौक था, छोटे शकील की चॉइस थी और भला क्यों? एज आई सेड, सर्कमस्टांसेस के मुताबिक सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स चुनते हैं। छोटे शकील में कराची में फंसे हुए मुंबई में धंधा चलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके सब भरोसेमंद आदमी एक एक करके पकड़े गए थे, जेल में बैठे थे। शकील को जरूरत थी ऐसी गर्लफ्रेंड की जो इंटेलिजेंट हो ताकि गैंग का काम संभाल पाए, जो टेक्नोलॉजी में माहिर हो क्योंकि इस दौर में टेक्नोलॉजी तो बहुत जरूरी है, एंड जो ऑर्डिनरी सी शक्ल की हो ताकि पुलिस की नोटिस में भी ना आए। सो यू कैन सी कि इनकी चॉइस किस तरफ जा रही थी। पर फिर भी ये सब देखते हुए, ये सब सुनते हुए, ऐसा फिर भी हो सकता है कि कोई रुबीना को चूज करे? ये औरत, ये पठान जिसको अभी आप जेल में मिल चुके हैं, बदतमीज, वायलेंट और गालियां तो तौबा। बट इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है। सी, रुबीना हमेशा ऐसा ना थी। बिफोर शी मेट छोटा शकील, रुबीना साउथ मुंबई की जानी मानी ब्यूटिशियन थी। उसके ब्यूटी ट्रीटमेंट्स इतने फेमस थे और खुद वो इतनी चार्मिंग थी कि दुनिया के कोने कोने से लोग रुबीना को इनविटेशंस भेजते थे। कभी दुबई में ब्राइडल मेकअप है तो कभी थाईलैंड में, कभी सिंगापुर में इवेंट है तो कभी यूएस में। रुबीना छाई हुई थी, अच्छा कमाती थी, पॉपुलर भी थी। बट क्या करें, दिल मांगे मोर। रुबीना को चाहिए था मोर मनी, मोर पावर, मोर पोजीशन, और उसकी यही एम्बिशंस उसे अंडरवर्ल्ड की तरफ खींचती लेती आई। अब क्या हुआ कि 2002 में रुबीना का ब्रदर इन लॉ उबैद सैयद, जो उस समय आर्थर रोड जेल में बंद था मर्डर केस में, उबैद को मैसेज पहुंचाना था छोटे शकील तक, और ये मैसेज पहुंचाने की जिम्मेवारी उसने रुबीना को सौंपी। कहते हैं कि जब रुबीना ने छोटे शकील को फोन किया, शी वॉज सो स्मूथ, शी वॉज सो चार्मिंग। उसकी सेक्सी आवाज, उसकी बात करने की अदाएं, उसकी फ्लर्टेशियसनेस ऐसी जबरदस्त थी कि छोटा शकील, वो खड़ूस जो हरदम लड़ाई के लिए तैयार रहता, रुबीना पर टोटली फिदा हो गया उस एक फोन कॉल में। और वो एक फोन कॉल एक लव अफेयर में बदल गया। फोन लव अफेयर ऑफ कोर्स, बिकॉज छोटा शकील तो कराची में फंसा हुआ बैठा था और रुबीना मुंबई में थी। दे नेवर एक्चुअली मेट, बट सुना है कि बहुत जबरदस्त इंटेंस रिलेशनशिप थी। कभी चांस मिले तो ट्रांसक्रिप्ट जरूर देखिएगा। पुलिस फाइल्स में जो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस हैं बिटवीन छोटा शकील एंड रुबीना, चाहे खड़ूस कहो या लड़ाका, छोटा शकील जबरदस्त आशिकी मिजाज का था। When it came to his girlfriends, क्या डायलॉग्स रिकॉर्ड किए हैं उन्होंने, शायर भी मात खा जाए। बट बैक टू द स्टोरी। वो एक फोन कॉल में छोटा शकील रुबीना से इतना इम्प्रेस हुआ that he made her an offer there and then to join his gang. और ऐसा ऑफर कि रुबीना की सब एम्बिशंस पूरी हो जाएं। डॉन की गर्लफ्रेंड यानी पोजीशन, गैंग की इंचार्ज यानी पावर, और हर एक्सटॉर्शन का हिस्सा यानी बैंक भर के पैसे। You know, in no time at all, Rubina had taken over the running of the whole gang. सब कुछ, गैंग के अकाउंट संभालने, एक्सटॉर्शन का पैसा निकलवाना, जेल में बंद गैंग के मेंबर्स की देखभाल, उनके फैमिलीज की देखभाल। मैंने कहा था ना, भगवान जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता है गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड को। एंड यू नो, इतना लीडिंग रोल था रुबीना का गैंग में कि ये अब उसका निकनेम ही पड़ गया था, अंडरवर्ल्ड की हीरोइन। शी वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो सब लॉयर्स के साथ भी बातचीत वो ही करती।
वही कोऑर्डिनेट करती ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिटवीन शकील एंड द लॉयर्स. प्लस शी वाज सो टेक savvy कि पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी वो डॉज करना जानती थी. आई मीन सो टेक savvy. आप सोचिए कि द पुलिस डिडंट इवन नो अबाउट हर फॉर अ होल ईयर. हालांकि रुबीना का तो रोज का काम था कराची में बैठे अपने भगौड़े गैंगस्टर बॉयफ्रेंड से बात करना, लंबी लंबी प्यार मोहब्बत की बातें और बीच में गैंग के काम की बातें. एंड येट द पुलिस हैड नो आइडिया अबाउट हर. क्राइम ब्रांच को रुबीना की एक्टिविटीज के बारे 1 साल बाद पता चला, और वो भी प्योरली बाय चांस, जब छोटे शकील के एक आदमी उदय पवार ने उसे कॉल किया. उदय पवार 2 साल से एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से 50 लाख निकलवाने की कोशिश कर रहा था. 50 लाख की जगह जब सिर्फ 10 लाख मिले, और वो भी 2 साल के बाद, तो उदय ने आखिर तंग आकर रुबीना को फोन लगाया रिपोर्ट करने के लिए. उदय पवार का फोन ऑलरेडी टैप्ड था, ये बहुत देर से पुलिस की नजर में था, और जब उदय ने रुबीना को फोन किया तो पुलिस भी इस कॉन्वर्सेशन को सुन रही थी. बस इसके बाद वही हुआ जो हर गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड की जिंदगी में कभी ना कभी होता ही है. पुलिस सर्वेलेंस, सबूत इकट्ठा करना और फिर जेल. लेकिन मैंने कहा था ना, इस प्रेम कहानी में एक ट्विस्ट भी है. सुनते आए हैं कि प्यार लोगों को बदल देता है. रुबीना भी छोटे शकील के प्यार में खूब बदली. जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता गया, रुबीना एक स्वीट सी ब्यूटिशियन से, जहां वो इतनी चार्मिंग थी कि लोग देश विदेश से उसे अपने फंक्शंस में बुलाते, अब वो इतनी बदतमीज, इतनी वायलेंट हो गई थी कि दूर दूर तक उसका नाम सुनकर लोग कांपते. वो सेक्सी आवाज, वो फ्लर्टेशियस अदाएं, जिस पर छोटा शकील एक ही कॉन्वर्सेशन में लट्टू हो गया था, अब रुबीना के मुंह से सिर्फ गालियां और गंदगी ही निकलती. और जहां वो अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए फेमस थी, अंडरवर्ल्ड की हीरोइन बनने के बाद उसकी बीट अप ट्रीटमेंट्स फेमस हो गई. आपको मालूम है, रुबीना की वायलेंस इतनी बढ़ गई थी कि जेल में बंद होने के बाद भी उस पर कई और केसेस लगाए गए बाय द जेलर्स एंड द अदर इनमेट्स फॉर ग्रीवियस बॉडली हार्म. हाँ, लोग प्यार में बहुत बदलते हैं, पर शायद यही होता है गैंगस्टर से मोहब्बत करने का नतीजा. यू नो, बाय द टाइम रुबीना की जेल की टर्म खत्म हुई, उसको 5 साल की जेल की टर्म मिली थी. बाय द टाइम वो जेल की टर्म खत्म करके बाहर निकली, किसी रिपोर्टर ने लिखा था उसके बारे कि देखिए, इतनी पोजीशन और पावर के बाद आज ये सबको टेरराइज करने वाली पठान, शी इज बैक टू स्क्वायर वन. बट एक्चुअली नो, आई थिंक कि वो स्क्वायर वन से भी कुछ लेवल्स नीचे ही है. शकील ने तो उसको ऑलरेडी डंप कर ही दिया था. जेल में बंद गर्लफ्रेंड का वैसे भी कोई फायदा तो है ही नहीं, बट ऑल्सो शकील को हमेशा चाहिए थी गर्लफ्रेंड जो पुलिस के रेडार के नीचे ही रहे, किसी की नोटिस में ना आए. और रुबीना अपनी इस वायलेंट बिहेवियर वगैरह से इतनी फेमस हो चुकी थी, सबकी इतनी नजरों में आ चुकी थी कि अब किसी से छुपने का चांस ही नहीं रहा था. एक्चुअली छोटा शकील तो छोड़ो, अब वो किसी के गैंग के भी काम की नहीं रही थी. उसका ब्यूटी सैलून वो कब का बंद हो चुका था, सो देयर वाज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम नाउ. और जितने बचे कुचे पैसे थे वो लॉयर्स के हाथ चले गए, जेल में लगे एक्स्ट्रा केसेस को डिफेंड करते करते. ये पावर, पोजीशन, मनी ऐसे खत्म हुए कि हमारी पठानी हीरोइन, हमारी अंडरवर्ल्ड की हीरोइन तो छोड़ो, आज एक्स्ट्रा बनने के काबिल भी नहीं रही. गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड sounds cool, but it's not so glamorous when things go wrong. हाँ. ये थी लंदन से मशहूर स्टोरी टेलर सीमा आनंद. भारत के ज्यादातर हिस्सों में 4 मई से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है. अब जिंदगी एक बार फिर से करवट ले रही है, नए रास्ते तलाश कर रही है. इसलिए उन नए रास्तों पर आपके साथ चलने के लिए हम कुछ नए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, और इस सीरीज को इसी एपिसोड के साथ यहीं पर खत्म करते हैं. जिंदगी लॉकडाउन इस पॉडकास्ट सीरीज का ये 8वां और आखिरी प्रोग्राम है. अगर आप इस सीरीज के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए
aajtak.in/radio। यहाँ आपको और भी बहुत सारे प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे। इस पॉडकास्ट सीरीज की एडिटिंग और मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।